दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बहुत सारे लोग पर्सनल लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं। जब मैं पर्सनल लोन की बात करता हूं तो ये आपके घर की जरूरत के लिए नहीं है। आप होम लोन की बात नहीं कर रहे हैं, आप कार लोन की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपको लाइफ में छोटी छोटी चीजें करनी है, पर्सनल जरूरत आन पड़ी है और आज के समय में आपके पास पैसे नहीं है, उसकी वजह से आप लोन ले रहे हैं। और पर्सनल लोन लेने के बाद बहुत सारे लोग इसके ट्रैप में फंस जाते हैं। एक लोन लिया, फिर उसको खत्म करने के लिए दूसरा लोन लिया, फिर उसको खत्म करने के लिए तीसरा लोन लिया। कई बार बहुत सारे लोन हो जाते हैं हमारे पास, उसकी ईएमआई का स्ट्रेस हो जाता है हमें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पर्सनल लोन के मिस्टेक्स हैं जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, और वो कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है जो सारे लोग करते हैं, और कैसे राइट लेंडर चूज करें। जिस कंपनी से आप लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, उसमें भी बहुत छोटे छोटे फंडे होते हैं। मतलब कोई कंपनी सही है आपके लिए नहीं, ये चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिपेमेंट को कैसे प्लान करेंगे इसके बारे में भी इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम समय से रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तभी हम उस कर्ज के चंगुल में, उस डेब्ट के ट्रैप में, लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। जो पहला ट्रैप है जिसके बारे में, वो है टेकिंग मोर लोन्स देन नीडेड। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जितने लोन की जरूरत है उससे ज्यादा ले लेते हैं। जितने लोन की जरूरत है उससे ज्यादा ले लेते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और आप जब बैंक में अप्लाई किया, आपने बैंक के अपने रिप्रेजेंटेटिव से इंक्वायरी की, तो आपको पता चला कि आपको 5 लाख का लोन मिल सकता है। ये मैं एक रियल एग्जांपल बता रहा हूं, ये मेरे साथ हुआ था ये एग्जांपल, और कई साल पहले की बात है। उस टाइम पे फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मैंने जब बैंक में इंक्वायर किया, जहाँ पर मेरी सैलरी आती थी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप 5 लाख रुपए का लोन, आप पर्सनल लोन ले सकते हो। मैंने 2 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब हुआ ये कि वो 5 लाख रुपए भी इधर उधर छोटी छोटी चीज़ों में घर का कुछ सामान आ गया, कुछ चीज़ें और आ गई, किसी को कुछ देना है, कुछ सामान खरीदना है, मोबाइल एक लेना है, इन सब चीज़ों में ख़त्म हो गया। और मुझे कब रियलाइज हुआ, जब मैं करीब 4.5 लाख रुपए खर्च कर चुका था। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वो लोन ले लेते हैं। और एग्जाम्पल इसका क्या है, इंक्रीज उनका जो ईएमआई का बर्डन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे अब जब 2 लाख रुपए मैं लेने वाला था तो मेरी ईएमआई करीब 16,000 रुपए होने वाली थी। मैंने क्या किया, मैंने करीब 5 लाख का लोन ले लिया। अब मेरी ईएमआई करीब 35,000 रुपए हर महीने की हो गई। पहले मुझे समझ में आया कि ठीक है, मैं 35,000 की ईएमआई बनवा लेता हूँ और मैं जल्दी जल्दी जमा कर दूंगा तो जल्दी से रीपेमेंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। लेकिन इवेंचुअली प्रॉब्लम उसमें हुई कि जो मेरी सैलरी उस समय आती थी वो करीब आती थी 60-65,000 रुपए, और उसमें से 35,000 रुपए ईएमआई में जाने लगे, पर्सनल लोन की ईएमआई में जाने लगे। तो इस तरीके से ये एक बड़ा ट्रैप है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आप कभी भी लोन लेते हैं, पर्सनल लोन खास कर लेते हैं, तो आप हमेशा उस ट्रैप में फंस जाओगे। और एक बार आप ट्रैप में फंस गए, फिर स्ट्रेस, फिर उसको रीपेमेंट करने के लिए कुछ और प्रॉब्लम। अब ऐसी सिचुएशन में ही देखिए, अगर मेरी 60,000 रुपये सैलरी है और मैं 35,000 रुपये की ईएमआई दे रहा हूँ, आज की डेट में मुझे ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, घर में कुछ और बात हो गई, तो मेरे पास किसी और तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं बचेगी, क्योंकि मैं 35,000 रुपये तो पूरा का पूरा दे रहा हूँ वहाँ पर, तो मेरे पास कोई और बैकअप भी नहीं होगा। फिर मैं एक और लोन ले लूँगा। अगर यही मैं 16,000 रुपये की अपनी ईएमआई चला रहा होता तो मेरे घर के सारे खर्चे भी जा रहे होते और करीब मैं 5 या 10,000 रुपये हर महीने बचा भी रहा होता। तो जब छोटी मोटी वक्त इमरजेंसी आती, कुछ 40,000 रुपये, 50,000 रुपये की मुझे ज़रूरत पड़ती, तो उस समय मैं वो अपने मंथली रेगुलर खर्चों से, बचत से उसे पूरा कर सकता था। इसका सोल्यूशन है कि जितनी रिक्वायरमेंट है आपको हमेशा उतना ही लोन लेना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए।
चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले ट्रैप की हम बात कर रहे हैं। तो हम जो लेंडर चूज करते हैं, जो हमें जिसे लोन ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किससे लोन ले रहे हैं उसे चूज करना। नॉर्मली इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है कि जब आप किसी गलत लेंडर पे फंस जाते हो तो वो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है और फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रॉड के चांसेस, और इस पे थोड़ा सा मैं डिटेल करता हूँ। एक तो आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिल रहा है कि जहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट की बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली उनके एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होते हैं। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर फ्रॉड के चांसेस कम होते हैं। बेकार कैसे किसी भी लेंडर से आप ले रहे हैं, कि कोई जो भी लोन प्रोवाइडर्स हैं उनसे आप ले रहे हो, तो हमेशा आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। उसमें प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा आपको मिलती है। बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, 2 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, उस पर वो 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की प्रोसेसिंग फीस चुका रहे हैं। जो आपके लिए, जब आप पूरा इसको ऐड करोगे, इस 20,000 रुपये 15,000 रुपये को ऐड करोगे आप टोटल इंटरेस्ट में, तब आप देखोगे कि जो आपको लोन 12% पे बोला गया था, 13% पे बोला गया था, वो एक्चुअली आपका लोन 16% 17% पे हो गया। वो हमें समझ में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जैसे 2023 में चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ने बैन किए थे, क्योंकि ये इंस्टेंट लोन देते थे और लोन देने के बाद आपके मोबाइल का डेटा चुराते थे और फिर ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा मार्केट में आया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। जब भी आपको लोन लेना हो, हमेशा या तो पहली प्रेफरेंस आपको देनी है गवर्नमेंट वाले बैंक्स, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं। दूसरी प्रेफरेंस आपको देनी है प्राइवेट बैंक, लेकिन वो आरबीआई से रजिस्टर्ड होने चाहिए, आरबीआई में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तीसरी प्रेफरेंस, अगर इन दोनों पे भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप तीसरा प्रेफरेंस दे सकते हैं एनबीएफसी, लेकिन एनबीएफसी में भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होने चाहिए। आप जाएंगे तो आपको गूगल पे बड़े आराम से मिल जाएगा कि ये एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। ऐसा कोई भी बैंक, ऐसा कोई भी एनबीएफसी, ऐसा कोई भी लोन जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, उससे आपको कभी भी लोन लेना नहीं चाहिए। ऐसे बैंक या ऐसे एनबीएफसी, ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस जो आपको विदाउट पेपर वर्क लोन दे रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी रिस्क से। रिस्क, जब आपको लोन दे रहे हैं, जाहिर बात उसमें रिस्क है, और वो बिना पेपर वर्क के दे रहे हैं, बहुत आसानी से दे रहे हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। ये आपको सोच लेना चाहिए, ये आपको समझ लेना चाहिए। और जो भी एप्लीकेशन से आप कर रहे हैं, उनके गूगल स्टोर पर जाएंगे, उनके ऐप स्टोर पर जाएंगे, तो वहाँ पर रिव्यूज़ आपको पढ़ने को मिलेंगे। वो रिव्यूज़ भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने रिलायबल हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें जरूर ध्यान दें। सबसे पहले आरबीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहला प्रेफरेंस गवर्नमेंट बैंक, दूसरा प्रेफरेंस प्राइवेट बैंक, तीसरा प्रेफरेंस एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। बट वो आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे आपको नहीं लेना चाहिए। चौथा, जितने भी ये एप्लीकेशन बेस्ड है, उनका बाकी कहीं पर ब्रांच नहीं है, कहीं पर और कोई चीज़ नहीं है, केवल एप्लीकेशन बेस्ड है, उन पे आपको नहीं लेना है, उनसे किसी भी तरीके का डील नहीं करना है। अगला ट्रैप है हाई ईएमआई और फाइनेंशियल स्ट्रेस। अब होता क्या है कि हम लोग कई बार जो हमने लोन लिया, मान लीजिए हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया और 5 लाख, हमें लगा कि 5 लाख रुपए चुकाने के 2 ऑप्शन है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, मतलब एक्चुअल एग्जांपल नहीं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि मुझे 10,000 रुपये हर महीने चुकाने हैं और 5 साल तक। दूसरा ऑप्शन है कि मुझे 25,000 रुपये हर महीने चुकाने हैं और 3 साल तक। अब होता क्या है कि मुझे लगता है यार 5 साल तो बहुत लंबा तक लोन चलेगा, बहुत लंबे समय तक लोन चलेगा। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने ऊपर बर्डन कर लूँगा, थोड़ा सा अपने ऊपर एक्स्ट्रा, मतलब अपने ऊपर स्ट्रेस ले लूँगा और मैं 25,000 ले लेता हूँ, 3 साल का ही लोन लेता हूँ। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ईएमआई के बर्डन से दब जाते हैं। जब आप ईएमआई के बर्डन से दब जाओगे तो आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस
बहुत सारे ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आप नहीं करना चाहते अगर आपके पास ईएमआई का बर्डन नहीं होता। तो ईएमआई ज्यादा नहीं रखनी है, उतनी ईएमआई रखनी है जितनी ईएमआई हम आसानी से पे कर सके। कितनी ईएमआई हम नॉर्मली आसानी से पे कर सकते हैं? जो हमारी टोटल सैलरी है उसका 30% ईएमआई हम ऑन एन एवरेज नॉर्मली पे कर सकते हैं, हर तरीके के लोन को मिलाकर। जैसे मान लीजिए आपके 3 लोन चल रहे हैं, होम लोन भी आपका चल रहा है, कार लोन चल रहा है, पर्सनल लोन भी चल रहा है, और आपकी सैलरी टोटल 2 लाख रुपए हर महीने की है, तो 60,000 रुपए से ज़्यादा ईएमआई नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी सैलरी हर महीने की 50,000 रुपए है तो 15,000 रुपए से ज़्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए आपकी। कई सारे केसेस में 40% भी अगर आपकी ईएमआई है टोटल सैलरी की तभी भी चल जाता है, बट उस केस में जैसे अगर आप उसमें होम लोन वगैरह भी इंक्लूडेड है तो फिर भी ठीक है। लेकिन कभी भी अपने पूरी सैलरी का 30 to 40% से ज़्यादा ईएमआई का बर्डन नहीं रखना चाहिए। जब आपको हाई आप ईएमआई पे कर रहे होगे तो आपको स्ट्रेस होगा, जॉब स्विच हो रही है उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी, 2 महीने का गैप हो जाएगा, 2 महीने बाद आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट मिलेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। कभी भी इमरजेंसी आ जाएगी किसी तरीके की, उस इमरजेंसी में आपके पास किसी भी तरीके का बैकअप नहीं होगा। तो हमेशा ईएमआई को कम रखना है। लोग गलती ज़्यादातर ये करते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक करूँगा तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि खींच तान के आप 25,000 रुपये पे कर सकते हैं तो उसकी बजाय 10,000 रुपये का ऑप्शन चूज करिए 5 ईयर्स के लिए। लेकिन अपने लोन में रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट का ऑप्शन जरूर चेक करिए। उससे क्या होगा, ये आप अपने 15,000 रुपये जो आपके बच रहे हैं उस 15,000 रुपये को हर महीने सेव करिए, और जब वो 6 महीने के लिए इकट्ठा हो जाए, कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाए, उतने पैसे आप प्री पेमेंट कर दीजिए। आपके लिए बात वही पड़ेगी, आपके लिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्री पेमेंट या पार्शियल पेमेंट को आपको प्रेफर करना चाहिए, हायर ईएमआई को प्रेफर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला ट्रैप है मिसिंग ईएमआई पेमेंट। हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि अगर महीने के आखिरी में कोई ईएमआई जाने वाली है, या हमारी सैलरी से फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख को आती है, 1 या 2 तारीख की ईएमआई लगी हुई है, या कई बार मंथ के एंड में कोई ईएमआई है, तो वो छूट जाती है और हमें लगता है कि ओके। एक बार एक ईएमआई मिस होने से सिबिल स्कोर पर करीब 30 to 40 पॉइंट का डिफरेंस पड़ता है। अब मान लीजिए आपकी जॉब चली गई या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम हो गई, घर में इमरजेंसी आ गई, तो ये जो और 2 महीने या 3 महीने आपकी ईएमआई बाउंस हो गई या आपकी ईएमआई नहीं गई, तो करीब 150 पॉइंट के आसपास आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। अब एक बार सिविल स्कोर कम हुआ तो फिर उसको बढ़ाने में बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 3 महीने की ईएमआई मिस होना और सिविल स्कोर बढ़ाने में फिर आपको 3 साल लगेंगे और बहुत मेहनत लगेगी। तो कभी भी ईएमआई बाउंस नहीं होने देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपकी ईएमआई बाउंस होती है तो केवल सिविल स्कोर पे फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली ज़्यादातर बैंक्स या ज़्यादातर जो भी एनबीएफसीज हैं जिनसे आपने लोन लिया हुआ है, वो 600 रुपीज़ से लेकर 1,000 रुपये तक की पेनाल्टी चार्ज करते हैं, और फिर इस पे इंटरेस्ट, फिर इस पे जीएसटी वो चार्ज करते हैं, और आपको ईएमआई तो देना ही है। ईएमआई में कोई सहूलियत नहीं मिलने वाली है। और जब आप अगला होम लोन लेंगे या अगला कोई कार लोन लेंगे, अगली किसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि आपकी ईएमआई बाउंस हुई थी बहुत महीने पहले या हो सकता है 2-4 साल पहले भी, तभी भी आपके अगले लोन के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब आप नया लोन लेने जाएंगे तो उस समय भी, क्योंकि आपकी प्रीवियस ईएमआई बाउंस हुई है, आपका सिबिल स्कोर कम हुआ, पेनाल्टी लगी, और आपके नए लोन मिलने में भी प्रॉब्लम होगा। तो 2-3 तरीके हैं इसको करने के लिए। एक तो ईएमआई हमेशा ऑटो डेबिट पे रखना चाहिए। कभी भी मैं पैसे डालूंगा ऐसा ईएमआई पे नहीं होना चाहिए। अपने अकाउंट से डायरेक्ट लिंक करके हमेशा मतलब कटता रहे, डिडक्ट होता रहे, ऑटो डेबिट होता रहे, वो बेहतर तरीका है। दूसरा, कभी भी अगर आपके पास उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपकी ईएमआई जाने वाली है, उस समय अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, किसी भी तरीके से अरेंज करिए, कहीं से भी अरेंज करिए, लेकिन वो ईएमआई आपकी बाउंस ना होने पाए। अगली ट्रैप की बात करते हैं, वो है हिडन चार्जेस और फीस। हमेशा
जब भी हम देखते हैं कोई लोन की बात करते हैं, पर्सनल लोन की बात करते हैं, तो हमें बताया गया कि अच्छा इसमें 12% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, इस पर 13% मिलेगा, या किसी ने बोला मैं तो 11.5% पे आपको दे दूंगा। ये देखने के साथ साथ आपको 2-3 पॉइंट्स और देखने हैं। क्या क्या देखना है? एक पॉइंट आपको देखना है कि इसमें प्रोसेसिंग फीस कितनी लग रही है। अब लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपका 0.5 या 0.25 कम कर दिया और प्रोसेसिंग फीस 15,000 रुपये रख दी, 20,000 रुपये रख दिए, 10,000 रुपये रख दिए। प्रोसेसिंग फीस ज़्यादातर केसेस में, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है और आप अड़ जाएंगे, तो प्रोसेसिंग फीस को नॉर्मली वेव ऑफ किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि प्रोसेसिंग फीस मैंडेटरी नहीं है, वेव ऑफ किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको बात करना है, जोर डालना है, दबाव डालना है। दूसरा, आपका जो प्री पेमेंट है और पार्शियल पेमेंट है, इस पे क्या चार्जेस लगेंगे। अगर आप फ्यूचर में कभी प्री पेमेंट करना चाहें या पार्शियल पेमेंट करना चाहें, क्या उस पर कोई एडिशनल चार्ज लगता है, एडिशनल पेनाल्टी लगती है? अगर लगती है तो वो आपको जानना जरूरी है। ज़्यादातर केसेस में एक टेन्योर होता है, जैसे अगर 5 साल का आपने लोन लिया है तो 2 साल, या 10 साल का लोन लिया है तो 4 साल, कुछ ऐसा। वो चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? आप अपने दिमाग में ये मान के चलो कि आपको प्री पेमेंट या फोरक्लोजर आपको कराना ही कराना है, और प्रोसेसिंग फोरक्लोजर की फीस ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते। ये आपको ध्यान देना है। जब आपको लोन का एग्रीमेंट मिलता है ना, जो लोन का डॉक्यूमेंट मिलता है, भले आपको समझ में आए ना आए, पूरा एक बारी जरूर पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर पैसे की बात आती है, इंटरेस्ट लिखा होता है, परसेंटेज लिखा होता है, कोई अमाउंट लिखा होता है, वो हमें जरूर समझ में आती है। मुझे भी लगता था कि इतना मोटा डॉक्यूमेंट क्यों पढ़ना, और जो बैंक वाले ने बोला यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, हम साइन कर देते थे। लेकिन जब आप उसे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके दिमाग में घुसेगा जरूर। अब दोस्तों, कुछ सेफ पर्सनल लोन स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज की बात करते हैं जिससे हम अपना पर्सनल लोन सेफ ले सकें या सेफ रह सकें। जब आपको जरूरत हो, पहला पॉइंट है कि जब आपको जरूरत हो तब ही आपको लोन लेना चाहिए। जब आपको जरूरत नहीं है तब आपको लोन नहीं लेना चाहिए। जितनी जरूरत है केवल उतना लोन लेना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर लोन आपको दिया भी जा रहा है, जबरदस्ती आपके अकाउंट में डाला जा रहा है, फिर भी नहीं लेना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे इंटरेस्ट रेट क्या आपको मिल रहा है, रिड्यूसिंग है या फ्लैट है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, प्री पेमेंट चार्जेस कितने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इंक्वायरी जरूर करना है। हमेशा अपनी ईएमआई को अपनी टोटल सैलरी के 40% के ब्रैकेट में रखें। मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो आपका जो टोटल मंथ की ईएमआई जा रही है वो 15,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 20,000 रुपये तक हो। मैं तो बोलता हूँ 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमेशा ट्रस्टेड लेंडर से आपको लेना है। ट्रस्टेड लेंडर मतलब ट्रस्टेड कौन होगा? जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। पहला प्रेफरेंस गवर्नमेंट बैंक को देना है, दूसरा प्रेफरेंस प्राइवेट बैंक्स को, तीसरा प्रेफरेंस एनबीएफसीज को। लेकिन इन तीनों केसेस में गवर्नमेंट वाले तो आरबीआई से रजिस्टर्ड होंगे ही, इन तीनों केसेस में आरबीआई से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चौथा पॉइंट, हमेशा टाइम पे करना है, कभी भी लेट पेमेंट नहीं करना है। दोस्तों से उधार ले लो, घर से उधार ले लो, किसी से भी उधार ले लो, पैसे ले लो, लेकिन आपकी ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम देती है ये चीज़। दोस्तों, जब हम लोन की बात करते हैं, पर्सनल लोन की बात करते हैं, ईएमआईज की बात करते हैं, तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। लोन लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। कॉमन सेंस वाली बात है। अब उस समय आपके पास पैसे क्यों नहीं थे? क्योंकि जी हम गरीब थे। तो उसके लिए आपको थोड़ा पहले से प्लानिंग जरूर करनी है। हमेशा अपने गोल को डिफाइन करिए। जब आपको फ्यूचर में कब कब क्या क्या जरूरत पड़ सकती है उसके बारे में देखिए, सोचिए और उसका गोल बनाइए, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्टार्ट करिए। हमेशा 500 रुपये हर महीने बचा के, उस पैसे को इकट्ठा करके उससे कोई चीज़ खरीदना करीब 50% सस्ता पड़ता है अगर आप कोई चीज़ आज खरीद लेते हैं और 500 रुपये करके उसको ईएमआई में आप पे करते हैं, वापस देते हैं।
दोस्तों फिनेंस की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, या जो हम लोग पर्सनल अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और वही आपकी लाइफ में एक्चुअल डिफरेंस लेकर आती हैं, एक्चुअल चेंज लेकर आती हैं। इसी तरीके के और भी टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपने कभी पर्सनल लोन लिया है कि नहीं, और अगर लिया है तो किस इंटरेस्ट रेट पे आपको मिला। दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।